हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के दिए गए हैं दोस्तों इस बुक में, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के सारे क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल डैश होता है। दोस्तों, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो अम्ल होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मानव शरीर की कोशिका में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जो अनुवांशिक सामग्री को माता पिता से संतान तक ले जाने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? डीएनए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? दोस्तों, जैविक उत्प्रेरक जो है ये कहा जाता है एंजाइम को। किसको कहा जाता है? एंजाइम को जो है जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर उत्प्रेरित करता है। यह मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाते हैं? क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ये एंजाइम का कार्य है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें एंजाइम बोलते हैं। जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को एंजाइमोलिसिस हम कहते हैं। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो कि जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एवं जीवित जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज ये एंजाइम के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? दोस्तों, प्रोटीन का सरल रूप है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन का सरल रूप है। दोस्तों, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बने बड़े और जटिल अणु होते हैं। यह हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों, ऊतकों का निर्माण, एंजाइम और हार्मोन्स उत्पादन, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करना आदि को संपन्न करते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, जिनमें से 9 आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता और उन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कितनों का? 9 अमीनो एसिड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योगज प्रोटीन डैश है। दोस्तों, प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योगज प्रोटीन जो है ये है आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन। ये जो है पुनर्योगज प्रोटीन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योगज प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित मेजुबान कोशिका में आरडीएनए तकनीक द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में वांछित प्रोटीन का जीन एक मेजबान कोशिका में डाला जाता है, जो फिर उस प्रोटीन का उत्पादन करती है। यह तकनीक विभिन्न चिकित्सीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? दोस्तों, जो प्रोटीन का विखंडन करता है वो एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का विखंडन करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आमाशय से निकलने वाले जठर रस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, ये एंजाइम है हमारा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। कौन?
पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? दोस्तों जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो होता है वो है डीएनए। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रत्येक जीव कोशिका के लिए अनिवार्य है, जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, तो वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है दोस्तों हमारा पित्त लवण। पित्त लवण जो है दोस्तों ये वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है दोस्तों एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। एमाइलेज जो है दोस्तों ये एमाइलेज जो है स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम वसा पाचक एंजाइम है। और ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावन अग्न्याशय द्वारा होता है, यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये उपस्थित होते हैं आत्र रस में। किसमें? आत्र रस में उपस्थित होते हैं। दोस्तों प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आत्र रस में उपस्थित होते हैं। अंततः प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्लों में तथा वसा वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? नीले काले रंग की बोल रहा है दोस्तों, ये है हमारा, देखिए हमने जो है आयोडीन डाला किसमें, ये नीचे लगी है हमारा आलू का रस। आलू के रस में हमने क्या डाला? आयोडीन डाला, तो नीला काला हो जाता है आलू का रस। तो इससे हमको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। किस वजह से नीला काला हो जाता है? आलू के रस में क्या होता है? स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। यही सही हो जाएगा। दोस्तों आलू में मुख्य रूप से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में बदल जाता है। कौन से रंग में? नीले काले रंग में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। यह जल में घुलनशील होता है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, ग्लूकोज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। दोस्तों केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। दोस्तों प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफेद रंग केसिन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण ही होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु जो मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है वो है हमारा कैलोरी। कैलोरी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कैलोरी की यदि बात करें तो कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है और इसके संगत SI प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोग में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? दोस्तों जैविक उत्प्रेरक है हमारा एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं। दोस्तों एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम जो है उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम
विल्हेम कुह्ने ने द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विल्हेम कुह्ने के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? दोस्तों फलों में मीठेपन के लिए जो शर्करा उत्तरदायी है वो है हमारी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है फलों में मीठेपन के लिए उत्तरदायी शर्करा है। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रवों, अनाजों, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने में, चीनी में तथा लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है? तो दोस्तों ये तत्व है हमारा कार्बन। कार्बन जो है एक बहुमुखी तत्व होता है दोस्तों, जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। दोस्तों जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात, प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कार्बन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो ये है हमारा कार्बन। कार्बन जो है ये पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। दोस्तों पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है दोस्तों। एक होते हैं वृहत पोषक तत्व, जिसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। किसमें? वृहत पोषक तत्व में, मैक्रोन्यूट्रिएंट। एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें लोह, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकिल सम्मिलित होते हैं। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। ठीक है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? दोस्तों मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो है ये बना होता है पानी से। किससे बना होता है? पानी से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये है विटामिन। विटामिन जो है ये मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल जो है ये मैक्रो पोषक तत्व है। दोस्तों विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें हम मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से होते हैं मैक्रो पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स तथा ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। जैसे लवण हो गया, विटामिन हो गया, ये क्या है? माइक्रो पोषक तत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है? दोस्तों डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? उसे हम जीन बोलते हैं। दोस्तों केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रिका, न्यूक्लियस व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई हमको पड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं हमको होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बालों का रंग डैश के कारण होता है, तो बालों का रंग जो है दोस्तों ये होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण ही होता है दोस्तों बालों का रंग होता है। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यू मेलानिन है, जो काले भूरे रंग का होता है। कौन सा रूप पाया जाता है? यू मेलानिन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो mRNA प्रति का निर्माण होता है। किसका? mRNA प्रति का। दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA का निर्माण होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होती है। mRNA अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जेकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया। mRNA को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं mRNA को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक जो है ये डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। किसका? डीएनए कॉपी का। दोस्तों प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। किसने? वॉटसन एवं क्रिक ने। पुनर्योगज डीएनए को किसी परपोषी में परिवर्तित करने को डीएनए क्लोनन, जीन क्लोनन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए क्लोनन, जीन क्लोनन या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये सत्य कथन है दोस्तों। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। ये कथन हमारा क्या है दोस्तों? गलत कथन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणु में पेंटोज, शर्करा, डीऑक्सीराइबोसोम, नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन तथा फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये तीन रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है। स्पष्ट है कि कथन सी गलत है, कथन ए और बी क्या है? हमारे सही कथन है। ठीक है, एंजाइम मूलतः डैश होते हैं। दोस्तों एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोटेशन। क्या बोलते हैं उसे? हम एनोटेशन बोलते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम बोलते हैं क्या? जीन। क्या बोलते हैं इसे? हम जीन बोलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन या वंश कहते हैं। जीन जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। कौन? जीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप दोस्तों राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमेरिक अणु है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनी क्षार, एक राइबोजो शर्करा तथा एक फास्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है इसमें? पिरिमिडिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। कितने तत्व पाए जाते हैं? 6 तत्व, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 65% पाया जाता है। अन्य तत्व जैसे कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%
और कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% पाया जाता है मानव शरीर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडी, एंजाइमों, कोशिका झिल्ली, ये सभी का क्या है, एक अभिन्न अंग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन है दोस्तों केसिन। केसिन जो है यह एक दूध का प्रोटीन है। दोस्तों केसिन दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज ये वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।